दोस्तों, मैं चर्चा करने जा रहा हूँ पढ़ाई के सर्वश्रेष्ठ तरीकों के बारे में। जी हाँ, आप लंबे समय तक नहीं पढ़ पाते या आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता, चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने में समस्याएं होती हैं, यह हम विद्यार्थियों की आम समस्याएं हैं। मैं अपने अनुभव पर आधारित तथा कुछ सर्वश्रेष्ठ गुरुओं के द्वारा जो बातें कही गई है उसको आपके सामने रखता हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं राजू पांडे स्वागत करता हूँ आपका हिंदी इंदीवर में और शुरू करता हूँ चर्चा पढ़ने के सर्वश्रेष्ठ तरीकों के बारे में। जो आजमाया हुआ है, लोगों ने पढ़ के सफलताएं प्राप्त की हैं। मैंने भी आजमाया है और मैंने भी सफलताएं प्राप्त की हैं। सबसे पहले और सबसे प्रमुख जो चीज़ होती है वह है लक्ष्य का निर्धारण। लक्ष्य जब आपके सामने होता है तो भटकने नहीं देता। लक्ष्य दृढ़ होना चाहिए, लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो 24 घंटे आपकी आंखों के सामने मंडराता रहे। देखिए, दो ही लोगों को नींदें आती हैं, एक उनको जिनके पास लक्ष्य नहीं है या उनको जिनके ज़िंदगी में प्रेम नहीं है। जिनके जीवन में प्रेम है या जिनके पास कोई लक्ष्य है वे कभी ऊँघ नहीं सकते। सोना अनिवार्य है, लेकिन सोने के लिए एक नियत समय है। उसके बाद अगर आप आलस्य कर रहे हैं, उहाई आ रही है, तो जाहिर सी बात है आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं है। तो सबसे पहला जो काम करना है हमें वह है लक्ष्य का निर्धारण। लक्ष्य का निर्धारण। अब लक्ष्य का निर्धारण पे चर्चा इससे पहले कई बार हो चुकी है कि लक्ष्य का निर्धारण का मतलब है कि ऐसा लक्ष्य जो आपके अनुकूल हो, अपनी क्षमताओं को परखते हुए, अपनी अभिरुचियों का ध्यान रखते हुए आप एक ऐसे लक्ष्य का निर्धारण करें जिसे आप पाना चाहते हों। अगर आपका लक्ष्य व्यवहारिक है तो आप उसमें अपनी जो सर्वश्रेष्ठ शक्तियां हैं उसको लगा पाएंगे और मनचाहा परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा बिना किसी आकलन के लक्ष्य का निर्धारण आपको असफलता ही देगा। तो ना केवल लक्ष्य बनाएं बल्कि अपना आकलन करके लक्ष्य बनाएं और उसके बाद जब आपका लक्ष्य बन जाएगा तो आपका ध्यान नहीं भटकेगा। ये पहला सूत्र है। अर्जुन की तरह सिर्फ आपको अपना लक्ष्य दिखेगा। जब आपका लक्ष्य निर्धारित हो गया तब दूसरा नंबर आता है कि आप उस पर काम करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए, अब आपको पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे? कौन सा तरीका है जिससे कि आप लंबे समय तक पढ़ पाएंगे और जो पढ़ेंगे वह लंबे समय तक याद रख पाएंगे? तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि आपका शरीर साधन है। जो हमारा शरीर है यह साधन है और लक्ष्य क्या है? यहाँ पे देखिए, एक है साधन और एक है लक्ष्य। आपने लक्ष्य बना दिया कोई एग्जाम क्लियर करना। एग्जाम क्लियर करना आपका लक्ष्य है, टू क्लियर एग्जामिनेशन। और साधन आपका क्या है? आपकी शरीर। शरीर आपकी साधन है। देखिए, अब शरीर के बहुत सारे भाग हैं, कुछ स्थूल कुछ सूक्ष्म। स्थूल से भी काम करना है और सूक्ष्म का भी प्रयोग करना है। स्थूल में जैसे हमें हाथ से लिखना है, शरीर से बैठना है, और सूक्ष्म स्तर पर हमारा मस्तिष्क क्रियाशील रहेगा, हमारा दिल दिमाग ये सब एक साथ काम करेंगे सिंक्रोनाइज होकर के, तभी हमें लक्ष्य मिल पाएगा। तो जब शरीर साधन है तो जिस साधन से हमें साधना करनी है उसको तो अच्छा रखना ही पड़ेगा। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अगर आपका शरीर कमज़ोर है, क्षीण है, रोगी है, तो आपका मस्तिष्क भी रोगी होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बहुत बीमार हों और आपका जो मस्तिष्क है वह बहुत अच्छा अलग से काम कर सके। शरीर के साथ ही दिमाग आपका काम करेगा। तो शरीर को बहुत अच्छा रखना है, साधन को बहुत अच्छा रखना है। इसके लिए आपको करना है थोड़ी सी एक्सरसाइज या योग। मतलब अपने रूटीन में पढ़ाई का एक अनिवार्य अंग बना लीजिए कि हमको रोज़
जैसा आप समय निकाल सकें, 1 घंटा, आधी घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, कम से कम 20 मिनट का समय आप ज़रूर निकालिए, जिसमें थोड़ी सी एक्सरसाइज और थोड़ा सा योग प्राणायाम जरूर शामिल करें। वैसे मेरा जो सुझाव है वो ये कि आप एक्सरसाइज तो करिए ही करिए, कम से कम 5 मिनट का ध्यान लगाइए, 5 मिनट मेडिटेशन। ये मेडिटेशन जो है, देखिए अक्सर हम विद्यार्थियों को लगता है कि हम लोगों के पास समय नहीं है, अगर हम ये सब करेंगे तो पढ़ाई छूट जाएगी। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें आप निवेश करेंगे 5 मिनट तो प्रोडक्शन इसका उसका दोगुना हो जाएगा, जितना आप बिना मेडिटेशन के पढ़ सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन करने के बाद पढ़ें तो 1 घंटे की प्रोडक्टिविटी जो विदाउट मेडिटेशन है, मेडिटेशन के बाद 1 घंटे की प्रोडक्टिविटी कम से कम 1.5 घंटे की हो जाएगी, होती ही है। इसलिए अंततोगत्वा आप लाभ में रहेंगे, दोनों चीज पा जाएंगे, लोक लाहु परलोक निबाहु। मतलब पढ़ाई तो होगी ही होगी, एक अच्छे शरीर के मालिक भी आप बन जाएंगे। तो इस साधन को आप जितना मजबूत, जितना अच्छा रखेंगे, लक्ष्य उतने ही आसानी से आप प्राप्त कर सकेंगे। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे नंबर पर। देखिए वैसे ये कोई ऐसा नहीं है कि यह क्रमिक नंबर है, लेकिन अब देखिए आपका शरीर स्वस्थ है, आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, अब आपको पढ़ना है, बैठ कर पढ़ना है, सो के पढ़ना है, लेट कर पढ़ना है, ये आपकी अभिरुचि, जैसा आप चाहें करें, अधिकांश लोग बताते हैं, लेकिन ये गलत है। आपको हमेशा कुर्सी और मेज पर बैठना है, चेयर एंड टेबल। देखिए इसका कारण है, हमें पता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी जब सीधी होती है तो सारा भार, कहते हैं ना कि रीढ़ किसी चीज़ की रीढ़ जिस पर सारा भार उसका अवलंबित होता है। हमारे शरीर का मेन भार, हमारे शरीर की मेन संरचना इसी रीढ़ पर आश्रित है। जब हम सीधे बैठते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो शरीर के सारे अंग हैं वे अपने सबसे अच्छी स्थिति में होते हैं, सबसे ज़्यादा क्रियाशील कार्य करते हैं। आप सोचिए, आपने खाना खाया थोड़ी देर में और आप झुक के बैठ गए। जब आप झुकते हैं तो आपका आमाशय दबेगा, आपका आमाशय दबने से जितने भी अंग हैं सब पर प्रभाव पड़ेगा। आपका लीवर दबेगा, आपका हृदय दबेगा, हृदय दबेगा तो पंप गति तेज होगी, पंप गति तेज होगी तो खून का दौरा तेज होगा, आँखों पर असर आएगा, मस्तिष्क में दर्द शुरू हो जाएगा। ऐसा आप बार बार करेंगे तो ये अंग भी कमज़ोर होंगे। चलिए, आप बहुत शक्ति है, आप एक्सरसाइज भी करते हैं, कुछ दिन तक आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एक समय के बाद लंबे अंतराल में आप बीमार पड़ जाएंगे। और अगर इसका और सूक्ष्म अध्ययन करें तो क्योंकि जब रीढ़ की हड्डी सीधी होती है तो हमारे श्वास की गति एकदम आसानी से और सभी चक्रों से होकर गुजरती है। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं और हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन वे सभी ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के केंद्र एक्टिवेट हो जाएंगे जब हम सीधे बैठते हैं। वे अपने सही गति से काम करते हैं। और यही तो करना है कि हम अपनी शक्तियों का अधिकतम उपयोग कर सकें, हमें आलस्य ना आए। इसलिए हमें कुर्सी और मेज पर बैठना है। हाँ, थोड़ा बहुत ढील इसमें आप दे सकते हैं, कभी बैठ के कभी लेट के, लेकिन वह बहुत कम मात्रा में। ज़्यादातर आपको चेयर और टेबल पर बैठना है। देखिए, प्राचीन काल से ही विद्यार्थियों के बारे में कहा गया है कि काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। कौवे के समान चेष्टा, बगुले के समान ध्यान, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा, कुत्ते के समान नींद्र, स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागम। अल्पाहारी, कम भोजन करने वाला और घर छोड़कर पढ़ाई करने वाला विद्यार्थियों के 5 लक्षण हैं। इसमें से आज चूंकि तकनीक बदल चुकी है, समय बदल चुका है, जो चीज़ें अभी तक डिस्कस की गई हैं उसमें से वको ध्यानम, काक चेष्टा इत्यादि सब सम्मिलित है। जो महत्वपूर्ण भाग है वो है अल्पाहार। ठीक है, अल्पाहार का मतलब क्या है? इस अल्पाहार के 2 भाग कर लीजिए। पहला, कम भोजन या हल्का भोजन, हल्का खाना, और दूसरा पौष्टिक खाना।
देखिए, अंततोगत्वा हम जो खाएंगे वैसे ही हमारे शरीर का निर्माण होता है। जैसा खाएं अन्न वैसा होवे मन। जैसा हम खाते हैं हमारे शरीर का निर्माण उसी अन्न के द्वारा ही होना है। इसलिए हम जो अपने इनपुट लेंगे हम आउटपुट भी वही प्राप्त करेंगे। तो ऐसा भोजन हमें खाना है जब हम पढ़ाई कर रहे हैं कि आसानी से पचे और हमें शक्ति दे सके, तत्काल ऊर्जा दे सके। देखिए, छोटी छोटी बातें हैं कहने के लिए। आप देखेंगे कि रोज़ लोग पनीर और डोसा खा करके भी सफलता प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उसका नुकसान भी उन्हें उठाना पड़ता है। और ऐसा कम समय के लिए तो किया जा सकता है, लंबे समय के लिए दिक्कत उत्पन्न करेगा। तो अल्पाहार लेना भी बहुत ज़रूरी है। आप हल्का कम खाएं, अच्छा खाएं। और अंतिम बात, पढ़ने के सर्वश्रेष्ठ तरीके का अंतिम बात कि आप जो भी पढ़ें, पढ़ने से पहले थोड़ा सा सांसों पर ध्यान केंद्रित किया आपने, सीधे बैठकर, रीढ़ सीधी रख के। और पढ़ाई तब तक पूरी नहीं होती जब तक उसे दोहराया ना जाए। कोई भी चीज़ एक बार में ना तो समझी जा सकती है ठीक से, ना तो याद ही की जा सकती है। कम से कम 3 बार उसे दोहराएं। ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। 3 टाइम्स रिपीटिशन, ठीक है। 3 बार कम से कम दोहराएं। एक बार पढ़िए। कैसे पढ़ना है ये आपकी व्यक्तिगत, बिल्कुल व्यक्तिगत होता है। कुछ लोग कहते हैं पहला स्टडी बहुत तेज करिए, दूसरा धीमे करिए, या दूसरा बहुत तेज करिए, पहली धीमी करिए। आप सामान्य गति से पढ़िए। आपका जो समझने की शक्ति है वो अपने आप गति दे देगी। आपको किस गति से आगे बढ़ना है यह आपके समझने की गति पर निर्भर करता है। आप कोई चीज़ बहुत तेज समझ रहे हैं तो तेज पढ़ डालिए। आपको समझने में थोड़ा सा समय लग रहा है तो धीरे धीरे पढ़िए, समय ले। उद्देश्य तो समझना है, उद्देश्य तो पढ़ना है, फिर समय आप स्वयं निर्धारित करिए। मेन फोकस क्या है कि बार बार पढ़ें। कोई भी चीज़ कम से कम 3 बार पढ़ने का लक्ष्य रखें। अगर इतना आप कर सकते हैं तो यह आपकी तरफ से पढ़ने का जो सर्वश्रेष्ठ तरीका है आप उसे फॉलो कर रहे हैं। सफलता असफलता केवल इसी पर निर्भर नहीं करता, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर मेहनत से कुछ मिलता है तो इससे ही सबसे अच्छा परिणाम आने की संभावना है, या सबसे अच्छा परिणाम आने की संभावना के तरीके यही हैं। इस प्रकार से आज हम लोगों ने बात किया पढ़ने के सर्वश्रेष्ठ तरीके पर। जो 5 या 6 तरीकों का हम लोगों ने बात की है, आप ऐसा अगर फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से मेरा अपना अनुभव कहता है, और हमने जो अब तक गुरुजनों से सीख ली है वो सब हमने आपको बता दिया है। आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिए, और नई नई बातों के साथ फिर मिलूँगा। आप अगर किसी विषय पर जानकारी चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।